हेलो भाईजान, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल माइनिंग शेड्यूल से। तो आज हम देख रहे हैं नालको एग्ज़ाम के लिए। तो यह आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे अगर डीजीएमएस एग्ज़ाम में फुर माइन के लिए, अगर माइनिंग मेट के लिए, अगर मोइल के लिए भी तैयारी कर रहा है, किसी भी मेटल माइनिंग के लिए। तो यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि मेटल माइनिंग से ही मैंने क्वेश्चन उठाया है। तो इससे पहले जिसको भी टेस्ट सीरीज लेना है वो ले सकता है, उसके लिए मैं बता दे रहा हूँ। तो जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है, पहले कोर्स तो 999 का था लेकिन अब 219 रुपये का हो गया। तो टेस्ट सीरीज़ ले लीजिए, बहुत ही हेल्पफुल करेगा अगर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं आप। तो इससे पहले टेस्ट सीरीज़ को सॉल्व करना कि आप किस प्रकार से क्वेश्चन आने वाले हैं, कैसे क्वेश्चन आएंगे, उसी आधारित मटेरियल मैंने बहुत मेहनत करके इस पर क्वेश्चन बनाया है मैंने। तो आप इसको ज़रूर लीजिएगा। प्रैक्टिस करने से आपके मार्क्स में इम्प्रूवमेंट ज़रूर आते हैं और डाउट जितने क्वेश्चन रहेंगे आप वहाँ गलती नहीं करेंगे। बी रिलैक्स, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। तो इस टेस्ट सीरीज़ को जरूर लीजिए अगर लेना चाह रहे हैं तो क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि ओपन कास्ट खदानों में प्रकाश लाइटिंग के मानक निर्धारित कौन करता है। तो उसके लिए माइंस मैनेजर, डीजीएमएस, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस या आईबीएम। तो सी, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस। आपको पता होगा कि सभी चीज़ों के लिए मानक किया गया है। तो जैसे शेल्टर के लिए, हॉल रोड के लिए, फर्स्ट एड स्टेशन के लिए, हॉलेज के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए आपके निर्धारित किए गए। तो हॉल रोड के लिए क्या निर्धारित किया गया है, इसको हम कट करते हैं। तो फर्स्ट हॉल रोड के लिए आपका 10H, शेल्टर के लिए 30H और फर्स्ट एड स्टेशन के लिए 50H निर्धारित किया गया है। ठीक है। ओरिजेंटल एच का मतलब होता है वी कहीं लिखा रहेगा तो वर्टिकल। ठीक, यानी यहाँ से लाइट आपको ओरिजेंटल दिखने चाहिए, इस खंभे से 50 ओरिजेंटल, ये कहने का। दूसरा क्वेश्चन, ओपन खदानों में लाइटिंग सर्वे कम से कम कितनी अवधि में एक बार कराना चाहिए। तो बी ऑप्शन राइट, पर मासिक पर कराना चाहिए ना, महीने में एक बार। तीसरा, प्रकाश लाइटिंग की इकाई क्या है। तो थोड़ा यूनिट बहुत याद होने चाहिए। तो लक्स, ल्यूमेन, कैंडला, वाट। तो बी ऑप्शन करेक्ट, ल्यूमेन हो जाता है। और जो वाट दिया है, वाट हो जाता है आपका शक्ति, पावर का। ठीक है। थोड़े बहुत हर एक चीज़ का यूनिट याद आना चाहिए। बल का फोर्स, फोर्स का न्यूटन होता है, इन सभी चीज़ों का। ठीक है। कैंडला किसका होता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब तक कुल कितने व्यावसायिक नोटिफाइड रोग अधिसूचित किए गए हैं माइनिंग में। तो 5, 6, 8, 10। तो 8 किए गए हैं, सी ऑप्शन करेक्ट भी है। लेकिन 8 का जिनको नाम याद हो या जिनको भी कुछ भी नाम याद हो वो बताएं। मैं देखना चाहता हूँ कि आपको सभी रोग के नाम याद है कि नहीं। 5वां नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा डस्ट से संबंधित रोग नहीं है। सिलिकोसिस, निम्नकोसिस, एंकिलोइमोसिस, एस्टोबोसिस। सी। तो सी ऑप्शन करेक्ट, मतलब ऐसा कोई रोग यह नहीं है, बना के दिया हुआ है, खराब है। सिलिकोसिस, एस्टोबोसिस, कम लाइट, निम्नकोसिस, एस्टोबोसिस, निम्नकोसिस। इनके लक्षण आपको याद करने होंगे। सिलिकोसिस, निम्नकोसिस, एस्टोबोसिस के किन लक्षणों के कारण होते हैं। ठीक है। आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट एड प्रमाण पत्र जारी कौन करता है। तो फर्स्ट एड इशू आपका सेंट जॉन एम्बुलेंस इंस्टीट्यूशन के द्वारा किया जाता है, जो अब 5 साल के लिए बनता है और उस 5 साल के बाद मेडेलियन बना दिया जाता है। मेडेलियन की इंग्लिश जो भी हो, मेडेलियन बना दिया जाता है, जो हमेशा के लिए आपका परमानेंट बन जाता है फर्स्ट एड। माइंस में कार्य करने वाले सभी के पास फर्स्ट एड होना ही चाहिए। 7वां नंबर क्वेश्चन है कि स्पाइनल कॉर्ड की चोट वाले व्यक्ति को किस स्ट्रेचर पर ले जाना चाहिए। तो फोल्डिंग स्ट्रेचर, हार्ड बोर्ड स्ट्रेचर, व्हील चेयर, कनवास स्ट्रेचर। तो बी ऑप्शन करेक्ट, यानी हार्ड बोर्ड स्ट्रेचर पर उन्हें ले जाना चाहिए। 8वां नंबर है, चास नाला खान दुर्घटना किस कारण हुई थी। आग के कारण, गैस, विषैली गैस, विस्फोट। तो सी ऑप्शन गैस। चास नाला खान का दुर्घटना किस कारण हुई थी। तो विषैली नॉक्सिंग गैसेस के कारण हुई थी। लगता है टाइपिंग मिस्टेक वाले ने टाइपिंग किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे चास नाला रजिस्टर आपका इंडेंटेशन कारण हुआ था। तो यहाँ इंडेंटेशन इन्होंने जोड़ा ही नहीं है। तो
जैसे भीषण पानी रिसाव होने के कारण आप चासनाला का मूवी देखे होंगे, मूवी का नाम बताइएगा कि चासना डिजास्टर पर कौन सा मूवी बना है, तो आपको पता चलेगा कि इनंडेशन के कारण हुआ था। तो सी ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन ऐड कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, सतही जल से बाढ़ इनंडेशन रोकने हेतु सुरक्षा उपायों का निरीक्षण वर्षा में कितने दिन में किया जाता है? तो 7 दिन, 14 दिन, 30 दिन, 60 दिन। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। तो आपने नॉन टेक का क्वेश्चन देखा होगा, करवाया गया है अभी हमारे चैनल पर, नहीं देखा होगा तो 20 नंबर इंपॉर्टेंस रखता है, वही मेन कट ऑफ आपका तैयार करेगा। 80 नंबर का क्वेश्चन मैं टेक्निकल बना दे रहा हूँ और बहुत लोगों से बन भी जाएगा, लेकिन नॉन टेक्निकल क्वेश्चन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ना पढ़ेंगे तो उससे नंबर कट ऑफ आपका नहीं बन पाएगा, जिससे कि आपको सिलेक्शन लेने में मुश्किल होगा। तो चलिए आगे देखते हैं, ज्ञात ऊंचाई वाले स्थायी संदर्भ बिंदु को क्या कहते हैं? जो ज्ञात है, ये सर्वे का क्वेश्चन है कि जो ज्ञात वाले ऊंचाई स्थान संदर्भ, उनको क्या बोलेंगे? तो उनको हम लोग ट्रेवर्स बोलेंगे, डॉटम बोलेंगे, बेंच मार्क बोलेंगे, ग्रिड पॉइंट बोलेंगे। तो उसको हम लोग बेंच मार्क बोलेंगे। बेंच मार्क इज नोन एज एलिवेशन हाईवे, वही होता है, ठीक है, याद करते हैं। तो हम लोग बेंच मार्क को बोलते हैं। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल का पूरा नाम क्या है? तो एल के बारे में क्या क्या आप जानते हैं? लोड होल डंप। तो लोड होल डंप किन ग्रेडियंट पे काम करता है? तो 1/7। और क्या हम जानते हैं एल के बारे में कि एल की स्पीड कितनी होती है? तो एल की इसकी स्पीड 8 से 12 किलोमीटर पर आवर होती है। और एल के बारे में हम क्या जानते हैं कि यह कितना टन तक उठा सकता है लोड? तो 60 टन तक उठा सकता है। इसकी आउटरमानशिप कितनी होती है? तो 72 टन तक होती है। किस मतलब थिकनेस ऑफ सीम कितने पर काम करेगा, ठीक है? तो 1.8 मीटर थिक सीम पर यह काम करेगा। सीम की मोटाई मतलब कितनी रहेगी? तो एज ए कंपेयर आइडियल से अच्छा स्विचेबल फ्लोर पर काम करता है। शेड्यूल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस में हमेशा यूज करते हैं लोड होल डंप के लिए, ठीक है। और भी बहुत, ये इसके कुछ पार्ट्स के नाम आपको पता होने चाहिए, याद होने चाहिए, ठीक। इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज थोड़े पता होने चाहिए। एल के बारे में स्पेशल वीडियो आप लोग को यूट्यूब पर होगा, देख लीजिएगा। लोडिंग मशीन का यह एक प्रकार का कार्य करता है जो अंडरग्राउंड माइन में टनल में यूज किया जाता है, ठीक है। तो अगला प्रश्न है, डंपर के सस्पेंशन सिस्टम में कौन सी प्रयुक्त गैस होती है? तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो उसमें देखिए नाइट्रोजन भरा होता है, बी, जो डाला ऊपर नीचे नहीं करता है डंपर के सस्पेंशन में, आप समझते होंगे वही। अगला प्रश्न है 13 नंबर, जल्दी कवर करते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन होंगे कि ट्रैफिक नियमों के अनुसार यदि मशीन का आइडल टाइम 3 मिनट है तो जो ऑपरेटर को क्या करना चाहिए? गति बढ़ानी चाहिए, मशीन बंद करनी चाहिए, हॉर्न बजाना चाहिए, ब्रेक लगाना चाहिए। तो मशीन बंद कर देनी चाहिए, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन की खनन में शोर नॉइज़ की इकाई क्या है? नॉइज़, तो नॉइज़ की डेसिबल में हम लोग उसे दर्शाते हैं। सी ऑप्शन राइट है, ठीक है, डेसिबल। डीजीएमएस का पूरा नाम क्या है? तो डीजीएमएस का पूरा नाम हम लोग बोलते हैं डायरेक्टरेट जनरल ऑफ माइन सेफ्टी। इसका हेड क्वार्टर है धनबाद, ये ऑप्शन करेक्ट, ठीक। डंप प्रबंधन मैनेजमेंट के लिए कौन सा उपाय सही है? तो पैरापेट वॉल बनाना, उचित ड्रेनेज सिस्टम बनाना, कोर मेटिंग लगाना, उपरोक्त सभी डी ऑप्शन सही उत्तर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाटर डेंजर प्लान का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्पादन बढ़ाना, बाढ़ इनंडेशन की रोकथाम करना, वेंटिलेशन बढ़ाना या ड्रिलिंग करना। तो बी ऑप्शन करेक्ट कि वाटर ड्रेनेज प्लान का अर्थ है इनंडेशन को बचाना। तो वो हम लोग दर्शाते हैं किसी मैप में, ठीक है, माइंड मैप में। अगला क्वेश्चन है कि धूल का गुण शरीर पर सबसे अधिक प्रभाव डालता है? तो शरीर के किस अंग पे? रंग, आकार, वजन, तापमान। जो धूल का होता है तो रंग से कोई मतलब नहीं, वजन, तापमान, आकार, उसका साइज डिपेंड करता है। बी ऑप्शन करेक्ट। जितनी माइक्रो साइज रहेगी उतना ज़्यादा नुकसान करेगा, क्योंकि आपके लंग्स में वो घुसेगा। बड़ी साइज रहेगी तो नहीं जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, कंटिन्यूस माइनर किस मोटाई सेम थिकनेस पर उपयुक्त होता है। कंटिन्यूस माइनर के बारे में क्या जानते हैं आप, तो 3-5 मीटर पर काम करता है, बी ऑप्शन करेक्ट। तो कंटिन्यूस माइनर के बारे में कुछ जानते हैं कि कंटिन्यूस माइनर क्या होता है। इनमें कुछ नेम पार्ट होते हैं जैसे चेन कन्वेयर, बूम, कटर ड्रम, कटिंग पिक्स, ये सभी चीज़ें मेन पार्ट्स होते हैं। तो इसका उपयोग बोर्ड एंड पिलर माइनिंग में, अंडरग्राउंड माइनिंग में यूज़ किया जाता है कोयला कटिंग करने के लिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रेविमेट्रिक डस्ट सैंपलर का उपयोग किसके लिए किया जाएगा, तो रिसिप्रेबल एयरबोर्न डस्ट सैंपलिंग के लिए किया जाएगा, जो ऑप्शन सी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 21 नंबर, बकेट टूल एक्सकेवेटर। हर एक मशीनरी के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ना कि अंडरग्राउंड माइन में यूज़ करने वाला और ओपन कास्ट में यूज़ करने वाला कौन कौन सा मशीन है, उसके बारे में डिटेलिंग पूरा वीडियो पड़ा है, यूट्यूब पर देख लीजिएगा। नंबर में हाइड्रोलिक रिटार्डर का क्या उपयोग है, तो बकेट टूल एक्सकेवेटर का उपयोग कंटिन्यूस डिस्चार्ज इक्विपमेंट करने के लिए किया जाता है, लिग्नाइट माइन में यूज़ किया जाता है, सॉफ्ट कोल के लिए ब्राउन कोल में यूज़ किया जाता है, न्यू लिग्नाइट कंपनी में यूज़ किया जाता है। ठीक है, इतना जानकारी बहुत है, उसकी स्पेसिफिकेशन पढ़ने के लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा। नंबर में हाइड्रोलिक रिटार्डर का उपयोग क्यों होता है, तो रिटार्डर का उपयोग ढलान पर गति नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, बी ऑप्शन यूज। नंबर में 5 प्रकार के ब्रेक यूज किए जाते हैं, वो 5 ब्रेक कौन कौन से होते हैं, तो पार्किंग ब्रेक, सर्विस ब्रेक, रिटार्डर ब्रेक, पार्किंग ब्रेक, इमरजेंसी ब्रेक, 5 प्रकार के ब्रेक यूज किए जाते हैं। सेंट्रीफ्यूगल पंप को चालू करने से पहले क्या आवश्यक है, तो सेंट्रीफ्यूगल पंप को चालू करने से पहले उसको प्राइमिंग देना पड़ता है। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट। 24 का है इंडलेस रोप हॉले सिस्टम। इंडलेस रोप हॉले देखिए अंडरग्राउंड माइन में मेटल हो चाहे कोल हो, हॉले सिस्टम उपयोग किया जाता है, जो 4 प्रकार का होता है। एंडलेस रोप हॉलेज हो गया, ग्रेविटेड रोप हॉलेज हो गया, डायरेक्ट रोप हॉलेज हो गया, रेक्टोमेनेंटेल रोप हॉलेज हो गया। तो इंडलेस रोप हॉलेज में पुली जो यूज किया जाता है वो क्लिप्टन पुली हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। ट्रक एवं डंपरों के अधिकतम सड़क ढाल कितना निर्धारित किया जाता है, तो सी 1/12 लिखा है। ठीक है, हॉल रोड का अगर आपको जानकारी आपको लेनी हो तो वीडियो देख लीजिएगा। हॉल रोड के बारे में क्वेश्चन आते हैं, तो हॉल रोड की जानकारी आपको रखनी होगी कि हॉल रोड कैसे बनते हैं, क्या ग्रेडियंट है, कौन 1 वे 2 वे की क्या डायमेंशन है, वहाँ जो प्रेपेट रोड बनेगा उसका डायमेंशन क्या रहेगा, ऐसे भी क्वेश्चन पूछाएंगे। तो 26 नंबर क्वेश्चन है, डंपर की बॉडी किसके द्वारा उठाई जाती है, चेन, हाइड्रोलिक रैम्प, वायर, रोप, गियर बॉक्स, बी। किसके द्वारा, तो हाइड्रोलिक रैम्प के द्वारा उठाया जाता है। 27 सामान्य प्रकाश व्यवस्था जनरल लाइटिंग के लिए अधिकतम वोल्टेज कितनी होती है, तो सी 250 वोल्टेज। ठीक। 28 निजी वाहन प्राइवेट व्हीकल को खान परिसर में प्रवेश की अनुमति कौन देता है, पहले बात तो हॉल परमिशन नहीं होता, हॉल पर तो बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन परमिशन आपका मैनेजर दे सकता है। ठीक है, इनके अलावा कोई भी परमिशन नहीं दे सकता। 29 नंबर क्वेश्चन है, ओर की खोज को क्या कहा जाता है, ड्रिलिंग, एक्सप्लोरेशन, ब्लास्टिंग, प्रोस्पेक्टिंग, तो बी ऑप्शन एक्सप्लोरेशन। इसे मिनरल या और खोज को प्रोस्पेक्टिंग बोलते हैं, यहाँ एक्सप्लोरेशन दिया गया है। जैसे कि आपका प्रोसेस होता है प्रोस्पेक्टिंग, ड्रिलिंग, फिर एक्सप्लोरेशन, एक्सकेवेशन। ठीक है, ये सभी प्रक्रिया है। 30 मिसफायर होने पर उसे कौन संभालेगा, तो CMR में मिसफायर के बारे में आप पढ़ेंगे 204 में, वहीं MMR में पढ़ेंगे आप लोग 167 में कि उससे कैसे छुटकारा पाया जाए। तो मिसफायर होने पर उसे कौन संभालेगा, तो शॉर्ट फायरर ही संभालता है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक। 31 नंबर क्वेश्चन है कि खान में सक्षम व्यक्ति कम्पिटेंट पर्सन की नियुक्ति कौन करता है, तो कम्पिटेंट पर्सन को नियुक्त करने वाला माइन मैनेजर होते हैं। माइन मैनेजर की ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी MMR में पढ़िए, CMR में पढ़िए, अपॉइंटमेंट पढ़िए, ये सभी क्वेश्चन आपके बनते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वॉकी टॉकी का उपयोग मुख्यतः कहाँ किया जाता है, तो वॉकी टॉकी का उपयोग ओपन कास्ट खदानों में ही किया जाता है। ठीक है, बी। 33 ओपन पिट को प्रारंभ करने के लिए बनाई गई प्रारंभिक कटिंग को क्या कहते हैं, तो प्रारंभिक कटिंग ओपन पिट या सरफेस माइनिंग में जो करते हैं वो बॉक्स कट कहलाता है। बॉक्स कट 2 प्रकार का होता है, इंटरनली और एक्सटर्नली। जब माइन में कम जगह रहती है तो एक्सटर्नली करते हैं, जब माइन में जगह होती है तो इंटरनली करने लगते हैं, माइन बाउंड्री के बाहर और अंदर। ठीक है। HFL का पूर्ण रूप क्या है, तो HFL का पूर्ण रूप भी हाईएस्ट फ्लड लेवल हो जाता है।
और अगर 35 इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन देखेंगे तो इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन उनका होता है जो ज्वाइन करने से पहले करना पड़ता है, या टेम्परेरी वर्क कर रहे हैं या 6 मंथ के लिए वर्क कर रहे हैं, तो उनके लिए इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक। माइनिंग मेट के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या होती है? तो माइनिंग मेट के लिए केवल 10वीं पास होना जरूरी है, लिटरेट होना ज़रूरी है, पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है। HMM ऑपरेटर किया है। रिफ्रैक्शन टेस्ट कितने अंतराल पर किया जाता है? तो 1 वर्ष 12 महीने के अंतराल पर किया जाता है। ओपन कास्ट माइन में वाइड फिलिंग को क्या कहा जाता है? तो वाइड फिलिंग को रिक्लेमिनेशन बोलते हैं। रिक्लेमिनेशन में यानी उस पर पेड़ पौधे उगा देना रिक्लेमिनेशन कहलाता है। बैक फिलिंग केवल उसको भर देना कहलाता है। तो रिक्लेमेशन और बैक फिलिंग में अंतर समझिएगा। SOP का पूर्ण रूप क्या हो जाता है? तो SOP का सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर, और यहीं COP मिलता है कभी कभी। तो COP का फुल फॉर्म क्या होता है? फुल फॉर्म में पूछे जाते हैं, तो COP का फुल फॉर्म बताइए। COP क्यों यूज किए जाते हैं इसका ही बताइएगा। 45 वर्ष से अधिक आयु वाले कर्मचारियों को PME कितने वर्ष में होना चाहिए? तो सी प्रत्येक 3 वर्ष में होना चाहिए। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। देखिए यह किससे रिलेटेड है? तो डंपर से रिलेटेड। AFDSS का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम। ऑप्शन ए सही उत्तर है। 142 नंबर 140 डेसिबल से अधिक शोर वाले क्षेत्र में क्या किया जाना चाहिए? आपको एक चीज़ पता है कि शोर को कम करने के लिए क्या उपाय किया जाता है? तो इसका आंसर पहले देखते हैं। किसी भी श्रमिक को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो शोर को कम करने के लिए माइन के बाहर पेड़ लगाए जाते हैं। ये बात आपको लगा कि क्या ये कौन सी बात है? हाँ, तो आसपास पेड़ लगाए जाते हैं ताकि नॉइज़ को कम कर सके। ठीक है, जब आप ओपन कास्ट मटेरियल पढ़ोगे तो इन सब के बारे में बहुत जानोगे आप। माइन के बाहर लगाए जाते हैं। सेफ्टी कमेटी की सिफारिशों पर खान प्रबंधक को कितने दिनों में करनी चाहिए? सेफ्टी कमेटी के द्वारा 15 दिन के अंदर कार्रवाई करनी चाहिए। नियर मिस को क्या माना जाता है? तो ये दुर्घटना का संकेत माना जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट। कुछ क्वेश्चन इसी प्रकार से एग्जिबिशन वाले आते हैं, लगता है कि हम तो ये किताब में पढ़े नहीं, क्या समझते नहीं, तो इनको अटेम्प्ट करने में मुश्किल होता है, तो ध्यान से आप लोग को करना होता है, क्योंकि अब एग्ज़ाम पास करना बहुत मुश्किल हो गया है। DGMS का भी, अब तो आपका नालको का एग्ज़ाम है। तो ऑल द बेस्ट आप सभी को। बाबा बोल रहा हूँ, अच्छे से प्रिपरेशन आप लोग कर लिए होंगे अभी तक, आई होप उम्मीद करते हैं। और मोबाइल का एग्ज़ाम भी जैसा कि अभी 2 सालों से हो रहा है, अगले साल भी वैकेंसी आनी होगी तो आएगी ही, तो तैयारी करते रहिए। DGMS का पूरा नाम क्या है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, दोबारा पूछ रहा है। 47 खान में कार्यरत कर्मचारी सेवानिवृत्ति आयु कितनी होनी चाहिए? तो 20-60 वर्ष तक काम कर सकते हैं। ठीक। हीट स्ट्रोक किस शरीर के तापमान पर माना जाता है? तो जो हीट स्ट्रोक होता है सी ऑप्शन 40 डिग्री सेल्सियस पर माना जाता है, यानी सी ऑप्शन करेक्ट। अगला नेक्स्ट, भारत के खनन इतिहास की सबसे बड़ी इनंडेशन किस कुलेरी में हुआ था? मैंने यही क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो चासनाला कुलेरी, वहाँ पे जो आंसर था वो चासनाला ही था। तो सी ऑप्शन याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा शब्द ओपन कास्ट माइनिंग से संबंधित नहीं है? तो देखिए, बेंच, हॉल रोड, विंज और डम। अब बेंच आप पढ़े होंगे, हॉल रोड भी पढ़े होंगे, और विंज के बारे में पढ़े होंगे, और डम के बारे में भी पढ़े होंगे। तो आपका जो विंज है ये अंडरग्राउंड से मटेरियल डिपेंड करता है, अंडरग्राउंड के बारे में है, तो आपका इससे संबंधित नहीं है, तो अंडरग्राउंड से। तो विंज सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो अगला है, सर्वेयर का मुख्य कार्य क्या है? तो सर्वेयर का मुख्य कार्य है माइन प्लानिंग तैयार करना, अपडेट करना और दैनिक रूटीन पर सर्वे करना। ठीक है, ये मेटल माइनिंग में डेली बेसिस पे रूटीन किया जाता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, जब भी नया फेस बनाया जाएगा ब्लास्टिंग के लिए तो सर्वे किया जाएगा। CPR का पूरा नाम क्या है? तो कार्डियो पुल्मोनरी रेसिस्टेशन। ए ऑप्शन करेक्ट। फर्स्ट एड से क्वेश्चन, मैंने सभी चीज़ें से क्वेश्चन को ऐड किया है। तो सभी वाहनों को किसे प्राथमिकता देना चाहिए? तो राइट ऑफ वे। किसे? तो डंपर को, जीप को, एम्बुलेंस को या ट्रैक्टर को। तो सी एक्सप्लोजिव वैन को हमें रास्ता देना चाहिए। 54 नंबर क्वेश्चन है कि वर्कमैन इंस्पेक्टर का चयन किस प्रकार से किया जाता है? नियुक्ति द्वारा, परीक्षा द्वारा, नामांकन द्वारा, चुनाव द्वारा या सी डी चुनाव द्वारा। तो सी ऑप्शन नॉमिनेशन के द्वारा हमें जो वर्कमैन इंस्पेक्टर होता है वो उसका चुनाव हम लोग करते हैं।
अगला प्रश्न है कि नोटिस ऑफ एक्सीडेंट किसे दी जाती है। नोटिस ऑफ एक्सीडेंट आपको रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को दिया जाता है। और अगर किसी प्रकार का एक्सीडेंट हो जाए तो 14 दिनों तक नोटिस बोर्ड पर लगाया जाता है। ठीक। 56 नंबर है कि निम्न में से असुरक्षित कारण से पैक का उदाहरण कौन सा हो जाता है। तो बी फेंस। हेलमेट पहनना, पीपीई संकेतों का पालन करना, लेकिन अनसेफ फेंस हो जाता है, बाकी सब एक्ट के तहत नहीं है। ठीक है। 57 नंबर के है क्वेश्चन, लक्ष्य मीटर का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है। लक्ष्य मीटर का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है। तो सी इल्यूमिनेशन। सी राइट आंसर हो जा रहा है। 58 नंबर क्वेश्चन है कि प्रोडक्टिविटी का अर्थ क्या है। तो प्रोडक्टिविटी का अर्थ आपका बी आउटपुट और इनपुट के लिए उपयोग किया जाता है, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 59 नंबर MMR 1961 के अनुसार रेगुलेशन नंबर 190 किससे संबंधित है। तो रेगुलेशन MMR आपको पढ़ना होगा बिल्कुल ही बहुत अच्छे से। बी एक्सीडेंट प्लेस बी राइट आंसर हो जाता है। 60 नंबर क्वेश्चन कि माइन फॉरमैन परीक्षा के अनुसार एक्सीडेंट प्रोन माइन एक्सीडेंट किसे कहा जाता है। तो सेवरिटी इंडेक्स 12 से अधिक को हम लोग बोलते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट सही उत्तर हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंट्रिंसिकली सेफ IS का अर्थ क्या है। तो सी ऐसी स्पार्किंग जो विस्फोटक गैस को प्रज्वलित ना कर सके, उसे हम लोग इंट्रिंसिकली सेफ बोलते हैं। फ्लेम प्रूफ इंक्लोजर होता है। तो फ्लेम इंक्लोजर उसे बोलते हैं जो आंतरिक विस्फोट को बाहर फैलने से रोक दे, वो फ्लेम प्रूफ इंक्लोजर है। तो इस प्रकार से इंस्ट्रूमेंटेशन आपके माइंड में होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन फ्लेम प्रूफ इंक्लोजर है, कौन इंट्रिंसिकली सेफ ऑपरेटर्स है। ठीक है, ये पता होनी चाहिए। बी ऑप्शन करेक्ट इसका हो जाता है। 63 नंबर, निम्न में से कौन माइंस एक्ट 1952 के अंतर्गत माइन नहीं माना जाता। तो ओपन कास्ट माइन, अंडरग्राउंड माइन, सड़क, लीज एरिया या क्वेरी। तो लीज एरिया वाले नहीं माइन माने जाते हैं। 64 शॉर्ट होल की चार्जिंग और स्टेमिंग किसकी देखरेख में होनी चाहिए। तो सी ब्लास्टर, क्योंकि ब्लास्टर स्टेमिंग शॉर्ट होल ये सभी के बारे में देखता है। ठीक है, ब्लास्टिंग वो स्वयं कराता है। 65 नंबर क्वेश्चन है कि माइंस एक्ट के अनुसार एक दिन डे की अवधि कितनी होती है। तो मध्य रात्रि से शुरू होने वाले 24 घंटे को एक दिन बोलते हैं। सी ऑप्शन सही उत्तर हो जा रहा है। 66 नंबर प्रश्न है कि प्राकृतिक कारणों से माइन बाउंड्री के अंदर हुई मृत्यु किस श्रेणी में आती है। तो नॉन माइन एक्सीडेंट जो समझ रहे हैं प्राकृतिक कारणों से माइन बाउंड्री के अंदर हुई है, तो उसे नॉन माइनिंग एक्सीडेंट हम लोग बोलेंगे। सी ऑप्शन करें। 68 नंबर क्वेश्चन की मैनेजर फॉरमैन माइनिंग मेट एवं ब्लास्टर की परीक्षा किस प्रकार आयोजित की जाती है। तो CBT आधारित 2021 के बाद से आपका CBT आधारित एग्जाम DGMS के द्वारा किया जाता है। तो भी ऑप्शन करें। 68 नंबर क्वेश्चन है कि DGMS के अनुसार लाइट मोटर व्हीकल के लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए। हल्के वाहनों के लिए सेपरेट रोड हमें बनाना चाहिए। ठीक है। रिस्क का फार्मूला क्या हो जाता है। तो रिस्क का फार्मूला के लिए आपको पढ़ना होगा बी प्रोबेबिलिटी एक्सपोजर गुडे कॉन्सिक्वेंस, इसे रिस्क बोलते हैं। ठीक। 70 नंबर क्वेश्चन, माइन बाउंड्री के बाहर ओवरबर्डन डंपिंग के दौरान दुर्घटना किस श्रेणी में आती है। तो बी माइनिंग नॉन स्टैटिकल एक्सीडेंट हम लोग इसे बोलते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन है कि डंपर में ऑटो डंपिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या आता है। तो रात में ग्लेरे कम करने के लिए, जैसे कि ये ऑडियो विजुअल अलार्म भी लगा होता है। डंपर की सेफ्टी डिवाइसेस आपको प्रॉक्सिमिटी वार्निंग डिवाइस याद करने होंगे। ऑटोमेटिक फायर सप्रेशन सिस्टम होता है, AFDSS जो हम लोग पढ़े थे। इसमें बहुत सारे सेफ्टी डिवाइसेस होते हैं, तो ये आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, जैसा कि नीचे वाले क्वेश्चन में वहीं सेफ्टी डिवाइसेस दिया हुआ है कि डंपर में प्रॉक्सिमिटी वार्निंग डिवाइस किसके लिए लगाया जाता है। तो प्रॉक्सिमिटी वार्निंग डिवाइस आपका अतिरिक्त सुरक्षा के लिए। बी ऑप्शन करेक्ट, यानी एक डंपर यहाँ पर है और दूसरा डंपर यहाँ पर है, तो दोनों जब पास में आएंगे तो प्रॉक्सिमिटी वार्निंग डिवाइस आपको संकेत देता है कि भाई आगे पीछे आपकी कोई ना कोई और दूसरी वाहन खड़ी है। टॉप 5 प्रक्रिया का पहला चरण क्या है। तो इसे रुकना और निरीक्षण करना आपका टेक 5 प्रक्रिया का पहला चरण हो जाता है। 74 नंबर क्वेश्चन है कि ओपन कास्ट माइन में हॉल रोड की न्यूनतम चौड़ाई कितनी होती है। तो हॉल रोड सबसे बड़े वाहन की चौड़ाई का 3 गुना + 5 मीटर। राइट आंसर इसके हिसाब से हो जाता है। कमेंट करके बताइएगा कि वन वे का क्या हो जाता है और हॉल रोड की ग्रेडियंट कितनी रखी जाती है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्योंकि जितना ज़्यादा लिखेंगे उतना ज़्यादा आपको चीज़ें याद होगी। और क्वेश्चन का जवाब दीजिए ताकि आपको परफेक्टनेस और आपके क्वेश्चन में
सुधार है। डंपर को रिवर्स करते समय कौन सी सुरक्षा प्रणाली उपयोग में की जाती है? तो रियर विजन सिस्टम में हुआ देखता है और ऑडियो विजुअल अलार्म काम करता है। 76 नंबर क्वेश्चन है कि डीजीएमएस सर्कुलर 4/13 मतलब 2013 का मुख्य नारा क्या था? सेफ्टी इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जा रहा है। 77 क्वेश्चन है एचईएमएम का पूर्ण रूप क्या होता है? हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी में सभी बड़ी मशीनरी आ जाती है जैसे ट्रैक लाइन, बकेट ये सभी चीज़ें, ठीक है। पीपी का पूर्ण रूप क्या है? तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, इसमें हेलमेट, जूता, चश्मा, ग्लव्स, ये सभी चीज़ें पीपीई के अंतर्गत आती है। मास्क भी आता है, ठीक है। पीपीई मतलब जो आपको सेल्फ प्रोटेक्ट है। एसओपी का पूर्ण रूप ये दोबारा आ गया। सीओपी का मैंने कमेंट में पूछा था, अभी तक कमेंट जिन्होंने भी किया अच्छी बात है। वीओडी वेलोसिटी ऑफ डेटोनेशन, ये किससे रिलेटेड है? तो एक्सप्लोजिव से रिलेटेड है। सभी चीज़ें को हमें प्रार्थना करना है। एक्सप्लोजिव की क्लासिफिकेशन पढ़ने होंगे 1 से लेकर 8 तक जो भी होता है, गन पाउडर से लेके लास्ट आपका एलोवेक्स रहता है। वीओडी हो गया, डेंसिटी हो गया, ये सभी चीज़ें याद करनी होंगी। तो 80 नंबर क्वेश्चन पूरे हो गए। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। तो चैनल को लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो ऐसे ही तैयारी करते रहिए डीजीएमएस एग्जाम की। मोबाइल की वैकेंसी अगले साल उम्मीद है कि आएगी। तो मेटल माइनिंग में अच्छा स्कोप है अभी, प्राइवेट में हो या गवर्नमेंट में, जैसे वैकेंसी अभी कंटिन्यूसली आ रही है। अभी तो कोल इंडिया में भी जॉब धड़ाधड़ आपकी सारी सब्जेक्टें निकाल रही है। तो तैयारी करनी होगी तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज नोट्स आप लोगों को अवेलेबल हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल माइनिंग से विशाल के साथ और करियर माइनिंग पेज को फॉलो करना ना भूलें, जहाँ मिलता है जो नोटिफिकेशन वो भी सबसे पहले।